बहुत बहुत स्वागत आप सबका 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करते हैं डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज के दिन की शुरुआत ही बेहद खूबसूरत रही जब हम सब ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखी, भारत की आन बान और शान के रंग भी देखे। लेकिन वहीं राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो आज का दिन सुबह से ही एक ही राज्य की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता नजर आया और वो है बिहार की राजनीति, जिसको लेकर तमाम अटकलों का बाजार भी गर्म रहा और बैठकें भी लगातार होती रही, दिल्ली से लेकर पटना तक। तो क्या कुछ रहा इन राजनीतिक बैठकों में और किस तरह बिहार की सियासत गर्मा रही है, क्या राजनीतिक हलचल है और ये आगे क्या रंग ले सकती है, करेंगे आज न्यूज नाइट में इसी विषय पर चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 75वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की सैन्य शक्ति और भव्य सांस्कृतिक विरासत की झलक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर ली परेड की सलामी। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कर्तव्य पथ पर नजर आई नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत की झलक। पहली बार 100 से अधिक महिला कलाकारों ने भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाकर की परेड की शुरुआत। सेना की तीनों सेवाओं की संपूर्ण महिला टुकड़ी ने भी किया मार्च। भारत की सैन्य शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन, राफेल की गर्जना से गूंजा आसमान। टैंक T-90, भीष्म, NAG मिसाइल सिस्टम, राडार प्रणाली स्वाति, ड्रोन जैमर प्रणाली और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनी परेड का हिस्सा। बिहार में आरजेडी और जेडीयू कितनी दूर कितनी पास। राजभवन की हाई टी पार्टी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ना पहुंचने से अटकलबाजियों का दौर तेज। लालू ने शनिवार को बुलाई आरजेडी विधायक दल की बैठक। भाजपा ने कहा राजनीति में स्थायी तौर पर नहीं बंद होता कोई दरवाजा। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, उपग्रह प्रक्षेपण और विनिर्माण से जुड़े विषयों पर बनी सहमति। हेलीकॉप्टर्स के निर्माण के लिए टाटा और एयरबस के बीच समझौता। 2026 को भारत फ्रांस नवाचार के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। भारत ने पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 421 रन, इंग्लैंड पर बनाई 175 रन की बढ़त। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस समारोह की। आज देश भर में पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार ये दिवस विशेष रहा क्योंकि ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और इस बार कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में बुलंद रही नारी शक्ति की तस्वीर। छब्बीस जनवरी 2024 जब विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस अत्यंत भव्य तरीके से मनाया। दिल्ली की सुबह की हल्की धुंध के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इस बार के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल से निकली। 40 वर्षों बाद की परंपरा को पुनः आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति बग्गी पर सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। मैक्रों और प्रधानमंत्री दोनों गर्मजोशी से गले मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड महिला केंद्रित रही। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इसका मुख्य विषय रहा। समारोह के मुख्य थीम नारी शक्ति की झलक कर्तव्य पथ पर हर तरफ दिखाई दी। अब से पहले परेड की शुरुआत सैन्य बैंड के साथ होती आई थी, लेकिन इस बार देश भर की 112 महिला सांस्कृतिक कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ परेड की शुरुआत की। कलाकारों ने ढोल, ताशा, ढाक और चेंडा जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र बजाए। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। फ्लाई पास्ट के दौरान महिला पायलटों ने नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की टुकड़ियों में भी सिर्फ महिला कर्मी ही शामिल थी। सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कर्मियों ने मोटरसाइकिल मार्च के जरिए मोटरसाइकिल पर साहसिक करतब दिखाकर देश की नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसमें 260 से अधिक महिला जाबाजों ने चंद्रयान, सर्वत्र सुरक्षा, अभिवादन और योग से सिद्धि सहित विभिन्न बनावटों के जरिए वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के इतिहास में पहली बार इस दल ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। दल का नेतृत्व मेजर सृष्टि खुल्लर, कैप्टन अंबा सामंत, सर्जन लेफ्टिनेंट कंचन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्य प्रिया ने किया। दल में 144 महिला अधिकारी शामिल थे। मोबाइल ब्रिजिंग प्रणाली सर्वत्र का प्रदर्शन भी परेड में किया गया। कैप्टन सुमन सिंह ने इसका नेतृत्व किया। इसके अलावा ड्रोन जैमर सिस्टम के बारे में भी यहाँ बेहतर ढंग से जानने को मिला। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान ने किया। गणतंत्र दिवस समारोह में एनसीसी और एनएसएस की महिला कैडेट्स ने भी अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय नौसेना दल में महिला अग्निवीर भी शामिल हुई, जिनका नेतृत्व प्लेटून कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच ने किया। As the women proudly झांकी के कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर। इसके बाद नौसेना की झांकी निकली, जिसमें नारी शक्ति और स्वदेशीकरण के माध्यम से जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती सामुद्रिक शक्ति को दिखाया गया। मार्चिंग दस्तों के अलावा अन्य झांकियों में भी नारी शक्ति को बखूबी प्रदर्शित किया गया। डीआरडीओ की झांकी वैज्ञानिक सुनीता देवी जेना के नेतृत्व में निकाली गई। इसमें मिसाइल प्रणालियों के दर्शन हुए और बताया गया कि किस तरह से हमारी महिला वैज्ञानिक अब इस क्षेत्र में आगे बढ़कर कदम ताल कर रही हैं। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किए जाने के बाद के 74 वर्षों में भारत ने संविधान के सिद्धांतों के आधार पर अपने आप को एक मजबूत गणतंत्र के रूप में स्थापित किया है और कर्तव्य पथ आज भारतीय गणतंत्र की आन, बान और शान का गवाह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इससे पहले भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति, सैन्य शक्ति और बढ़ती नारी शक्ति का साक्षी गणतंत्र दिवस समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ आरंभ हुआ। नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात की। इसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें संपूर्ण राष्ट्र की ओर से नमन किया। अमर शहीदों को पुष्पांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां रखी पुस्तिका पर अपनी भावनाएं भी दर्ज की। और इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। रफाल की गर्जना से आसमान गूंज उठा, तो वहीं टैंक T-90 भीष्म,
एनएजी मिसाइल सिस्टम, रडार प्रणाली स्वाति, ड्रोन जैमर प्रणाली और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स भी इस बार परेड का हिस्सा बनी। देश का 75वां गणतंत्र दिवस, दुनिया ने देखी भारत की ताकत, कर्तव्य पथ पर दिखी देश की आन बान और शान। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड की थीम नारी शक्ति रही। इस दौरान भारत की सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। परेड में सेना की टैंक T-90 भीष्म की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। शक्तिशाली टैंक T-90 भीष्म ने 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैयाज सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में कर्तव्य पथ पर अपना रास्ता तय किया। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 145 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाया। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी परेड का हिस्सा बना, जिसे प्रासपिना भी कहते हैं। ये तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। इसमें फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक क्षमता होती है। नाग ATGM इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है, जिसमें अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी जैसे 4 अन्य मिसाइल शामिल होते हैं। पिनाका रडार सिस्टम ने परेड में हिस्सा लिया। 1890 रॉकेट रेजिमेंट से आर्टिलरी रेजिमेंट के पिनाका की टुकड़ी ने 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवदा के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम स्वाति की लेफ्टिनेंट दीपिका रानी ने भी अपनी खूबियों का बखान किया। गणतंत्र दिवस परेड में ऑल ट्रेन व्हीकल टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसका इस्तेमाल रेगिस्तान, बर्फीले इलाकों और दलदल युक्त या फिर रेतीले क्षेत्रों में सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या रसद आपूर्ति के लिए बेहद उपयोगी है। BMP 2x2K का नेतृत्व लेफ्टिनेंट शिवम सिंह ने किया। यह इन्फेंट्री व्हीकल इतनी शक्तिशाली है कि रात में कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन को परास्त कर सकता है। इसका आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में 54 विमानों हेलीकॉप्टरों का लुभावना एयर शो देखने को मिला, जिसमें फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के 3 विमान, भारतीय वायुसेना के 46, भारतीय नौसेना का 1, भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर ने फ्लाइट पास में भाग लिया। विमानों के कर्तव्य ने परेड देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर दिया और हवा में अनेक कलाकृतियां उकेरी। पायलटों ने हल्की लड़ाकू हेलीकॉप्टर तेजस, राफेल, Su-30, MiG-29 अपग्रेड, P-8I, जगुआर, डकोटा, डोर्नियर, C-17, C-130J के साथ साथ हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ उड़ान भरी। वायुसेना के कर्तव्य के साथ ही परेड का समापन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आज मुख्य कार्यक्रम तो हालांकि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ, लेकिन पूरा देश इस गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल दिखा। कैसे विभिन्न राज्यों ने अपनी राजधानियों में, अलग अलग शहरों में कैसे मनाया गणतंत्र दिवस, आइए देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के अनोखे संगम को देख दुनिया दंग रह गई। देश के अलग अलग राज्यों की झांकियों के माध्यम से समाज और विश्व को कई तरह के संदेश दिए गए। गणतंत्र दिवस की परेड में अरुणाचल प्रदेश की झांकी से राज्यों की झांकियों की शुरुआत हुई। इस झांकी में बुगुन समुदाय दिखाया गया। इस झांकी को सबसे पहले रखे जाने से भारत ने चीन को साफ साफ संदेश दिया कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हरियाणा की झांकी रही, जिसकी थीम मेरा परिवार मेरी पहचान रही। मणिपुर की झांकी थंबल गी लंगला कमल धागे की थीम के साथ कर्तव्य पथ से गुजरी। कर्तव्य पथ से गुजरने वाले मध्य प्रदेश की झांकी का थीम आत्मनिर्भर महिला विकास मंत्र रहा। उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के थीम के साथ कर्तव्य पथ से गुजरी। छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर मुरिया दरबार की आदिम जन संसद के थीम के साथ कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई। राजस्थान की झांकी की थीम विकसित भारत में पधारो महारे देश रही। इस झांकी में राजस्थान की संस्कृति का प्रदर्शन किया गया।
महाराष्ट्र राज्य की झांकी में छत्रपति शिवाजी महाराज के 300वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया। महाराष्ट्र राज्य की झांकी की थीम भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रेरणा छत्रपति शाहूजी महाराज थी। आंध्र प्रदेश की झांकी आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव से छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना की थीम के साथ कर्तव्य पथ से गुजरी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी की थीम विकसित भारत लद्दाख में रोजगार के जरिए महिलाओं को सशक्त करना थी। इस झांकी में लद्दाख की संस्कृति की झलक देखने को मिली। तमिलनाडु की झांकी में राज्य की प्राचीन कुदवली प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव करने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया। गुजरात की झांकी धोर्डो गुजरात के सरहदी पर्यटन की वैश्विक पहचान की थीम के साथ कर्तव्य पथ से गुजरी। इस झांकी में कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया। मेघालय की झांकी में राज्य के बढ़ते पर्यटन को दिखाया गया। झारखंड की झांकी तरस सिल्क पर आधारित थी। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या की विरासत देखने को मिली। झांकी में रामलला को दर्शाने वाली मूर्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं। उत्तर प्रदेश की झांकी में कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन हुआ। इस झांकी की थीम अयोध्या विकसित भारत समृद्ध विरासत रही। वहीं तेलंगाना राज्य की झांकी की थीम जमीनी स्तर पर लोकतंत्र तेलंगाना के स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में विभिन्न राज्यों ने अपनी झांकियों में अपनी सांस्कृतिक विविधता को तो दिखाया ही, और बहुत से राज्य ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी झांकियों में आत्मनिर्भर भारत या नारी शक्ति को भी प्रदर्शित किया। और इस बीच 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज नाइट। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख बहुराष्ट्रीय जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अब घर बैठे पाए द न्यू इंडिया एश्योरेंस की कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का लाभ। व्हाट्सएप नंबर 9833-19191 पर। एश्योरेंस ऑफ द लीडर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। और अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार को दिन भर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी रहा। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश भाजपा का दामन थाम सकते हैं। संकेत कुछ कुछ ऐसे मिलते भी रहे। तेजस्वी यादव गणतंत्र दिवस समारोह में नीतीश से दूर दूर रहे तो राजभवन में आयोजित एटम समारोह में वो शामिल ही नहीं हुए। और भाजपा के नेता तो कह ही रहे हैं कि राजनीति में दरवाजे स्थायी रूप से बंद नहीं होते। बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में हाई टी पार्टी का आयोजन किया गया। इस टी पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में राजभवन जाने के प्लान में बदलाव किया। उनकी गैर मौजूदगी को संकेत माना जा रहा है कि अब जेडीयू और आरजेडी के बीच दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं।
तेज होते सियासी हलचल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने शनिवार को राजद विधायकों की बैठक बुलाई। सूत्रों की माने तो लालू यादव ने सबको अलर्ट कर दिया और बहुमत जुटाने में लगे हैं। नीतीश के हर कदम पर लालू तेजस्वी की नजर है। हमको तो बहुत पहले से एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिलक जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार का आरजेडी और इंडी गठबंधन से मोह भंग हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में नीतीश कुमार के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन जेडीयू ने अब इससे साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली में आला कमान से मिलकर भाजपा सांसद सुशील कुमार वापस पटना लौट चुके हैं। उनके एक बयान ने भी राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में दरवाजे स्थायी रूप में बंद नहीं होते, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। बिहार में हो रहे राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं की एक बैठक बुलाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो राज्य और पार्टी के हित में होगा। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा राज्य हित में और दल हित में, वो बेहतर निर्णय लेगा, मुझे पूरा विश्वास। इस बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि कोई असमंजस की बात नहीं है। नीतीश कुमार कभी असमंजस में नहीं रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। सवाल उठता है कि आखिर इंडी गठबंधन में ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी एकता की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार महागठबंधन से दूरियां बनाते दिख रहे हैं। हालांकि लल्लन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही नीतीश के महागठबंधन छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद परिवारवाद पर उनके बयान ने इसे और हवा दे दी। उनके इस बयान पर लालू यादव की बेटी के ट्वीट ने इस खाई को और गहरा कर दिया। सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हलचल सबके सामने रही, लेकिन इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है क्या बदलेगी बिहार की सियासत। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सूरज मंडल, आरजेडी के समर्थक हैं आप, और अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूरज मंडल, हमने ये देखा है कि जो राजनीतिक उठापटक हो रही है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे आज भी बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल हुआ है। कल भी 30 प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर्स किए गए हैं, उनका भी फेरबदल किया गया है। और उसके बाद आज का घटनाक्रम हमारे सामने है। आरजेडी क्या संकेत लगा रही है इस सब से? जो आपने प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल कहा, जाहिर है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जो सरकार में लोग हैं उनको अपने हिसाब से प्रशासन में लोगों को एक दूसरे स्थान पर रखना पड़ता है। और ये था भी कि कई महीने, कई साल जो टेंटेटिव टेन्योर होता है पदाधिकारियों का, वो गुजर चुका था, तो वो एक सामान्य सी घटना है। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि राजद और जदयू के बीच में, देखिए ये पूरी शुरुआत जो हुई थी, जो पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के विधायक तो काफी कम थे। तो जदयू को के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उसी भारतीय जनता पार्टी ने फिर नीतीश जी को साइड करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक तौर पर एक निर्णय लिया और उस निर्णय के बाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी सरकार बनी रही। लेकिन इस सरकार में दो बड़े कदम उठाए और पूरे देश में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। सबसे पहला ये था कि सामाजिक न्याय के पृष्ठभूमि में जो जातीय जनगणना की मांग हो रही थी, वो जातीय सर्वे करके बिहार सरकार ने साबित कर दिया कि यहाँ जो सामाजिक रूप से उपेक्षित कौन है नहीं है, उसके बारे में अटकलें लगाने के बजाय और उसके बारे में सही जानकारी जो सरकार को होनी चाहिए, लोगों को होनी चाहिए, उस पर उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा और वो सफल भी रहे। दूसरा, उन्होंने बहुत बड़ी एक कदम उठाई जो था रोजगार देने। जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने एक झूठे वायदे किए थे, जुमला था कि 2 करोड़ देंगे और
इस देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है पूरे देश को पता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार ने आगे बढ़ के अनेक रोजगार के अवसर मुहैया कराए। वो सब तो ठीक है, वो सब तो अपनी तरफ। जी जी डॉक्टर मंडल। हाँ बस मैं तुरंत समाप्त कर देता हूँ अपनी बात को। तो ये जो है निर्णय आगे जो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहने का जदयू में का या नहीं बने रहने का जो निर्णय है उसकी आधिकारिक तौर से अभी कोई घोषणा नहीं हुई। ये कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम अटकलें जो है सही भी साबित हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मतलब आरजेडी तैयार है दोनों तरह की तस्वीरों को लेकर आगे बढ़ने के लिए कि यानी अगर जदयू इंडी गठबंधन का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ हो जाती है तो भी आरजेडी तैयार है। हालांकि आज तो खबरें आ भी रही थी कि जीतन राम मांझी को तक भी अप्रोच करने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम अन्य बहुमत जुटाने का भी प्रयास आरजेडी खेमे में शुरू हो चुका है। तो ये बात सही है। देखिए राजनीति में हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन रहता है। जो नीतीश जी अगर कोई निर्णय लेंगे तो जाहिर तौर पर जो अपने मांझी साहब हैं पूर्व मुख्यमंत्री, या जो चिराग पासवान हैं, या जो उपेंद्र कुशवाहा साहब हैं, ऐसे लोग जो हैं उनके अपने निजी संबंध जो नीतीश कुमार से अच्छे नहीं थे। तो आपकी बात सही है कि जाहिर है कि प्रयास तो किए ही जाएंगे। चलिए मैं वापस आऊंगी, लेकिन अभी मैं धनंजय जी के पास जाना चाहूंगी। मैं वापस आऊंगी डॉक्टर मंडल, आपके पास टाइम कम है, थोड़ा जल्दी सबको ले लेते हैं। धनंजय जी, अब आज तो आपके कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि राजनीति में दरवाजे खुले ही रहते हैं, तो जरा बताएंगे आपके बीजेपी ने दरवाजा कितना खोल रखा है और किसके लिए? ममता जी देखिए, आज नरेंद्र मोदी नाम का जो ये अभियान चल रहा है, महायान चल रहा है, नेशन को आगे बढ़ाने का एक सतत निरंतर प्रयास चल रहा है। उस प्रयास में कोई अगर आना चाहता है, कोई अगर उसमें अपना एक ईंट जोड़ना चाहता है तो वो देखा जाएगा, वक्त के साथ समय के साथ तय किया जाएगा। लेकिन अगर आप नीतीश जी के जीवन की पूरी यात्रा पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी के पास कम सीटें होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, गोलियां खाई, प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल लड़े। बिहार में जब कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार, बिहार जो था वो घटाटोप घोटालों के अंधेरों में करा रहा था, जहां जमीन घोटाला, मकान घोटाला, अलकतरा घोटाला, बर्दी घोटाला, स्लेट घोटाला, वन घोटाला, चारा घोटाला और नौकरी के नाम पर नया घोटाला। तो ये जिस तरह की स्थितियां थी और जिस तरह से वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मैं उसको बता दूं कि सामाजिक न्याय के नाम पर जो अंधेरगर्दी लालू परिवार ने की है और जिस तरह से नोकलैंड फॉर जॉब की स्कीम है चलाई है, लोगों के जमीन मकान सब तो लिखवा रखे हैं और उन्हीं उसी विशेष जाति वर्ग के हैं जो उनके जिसकी वो राजनीति करते हैं और उन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट किया है कि हमसे नौकरी के बदले ये सब चीजें ली गई हैं। तो इस तरह की स्थितियों में, और बिहार अभी हाल में पिछले हफ्ते घटना घटी थी पटना में, उसके जो अपराधी थे उनके तार डिप्टी सीएम के परिवार तक से जुड़ गए। तो बिहार में जंगल राज की बानगी जो है नीतीश कुमार के जीवन की अगर आप पूरी यात्रा देखेंगे जी, तो लेकिन धनंजय जी, नीतीश कुमार ने मंचों से कहा जी एक सवाल चाहूंगी मैं, आप जवाब दें उसका, क्योंकि बहुत से लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, इसलिए मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ ताकि आप बीजेपी के बिहाफ पे स्थिति स्पष्ट कर सके। क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी बीजेपी को छोड़ के नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और अभी हमने ये भी देखा कि कैसे हाल फिलहाल नीतीश सरकार को लेकर आपके कार्यकर्ता, आपके नेता सड़कों पर उतरे, लाठियां भी खाई, प्रदर्शन भी किया बिहार में। उसके बाद भी बीजेपी नीतीश का स्वागत करने को तैयार है, क्यों? देखिए, बात स्वागत की नहीं है, बात दल की नहीं है, बात देश की है, बात प्रदेश की है, बात वहां की जनता की है, बात वहां के आवाम की है। संगत से गुण होते और संगत से गुण जात। आज इस तरह की वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं, जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हो रही है, गोलियों की गड़गड़ाहट अब दिन में ही सुनाई देने लगी है, छिनताई, अपहरण, बालू माफियाओं का राज और जिस ढंग से पुलिस अधिकारियों पर चलना, पत्रकार की हत्या, पुलिस अधिकारी की हत्या। बिहार हमारे लिए, हमारी चेतना के केंद्र में राष्ट्र है। हम लोगों ने पहले भी दल को कुर्बान किया है देश के लिए। ये हम इदम राष्ट्र इदम न मम, हमारे लिए दल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत, लोकतंत्र हमारे लिए कोई चुनावी अवधारणा नहीं। लोकतंत्र हमारे लिए जीवन मूल्य, इसको हम जीते हैं और इसलिए बिहार के दर्द को, बिहार के आम आवाम की पीड़ा के साथ हम आत्मसात कर रहे हैं अपने आप को, वहां की परिस्थितियों को देख करके। दूसरी बात, हम तो अपने विचार जहां थे वहीं खड़े, हम जहां थे वहीं पर खड़े हैं, वहीं पर खड़े रहेंगे और सदैव खड़े रहेंगे। हम 2 पर थे तो भी खड़े थे और 303 पर हैं तो भी खड़े हैं। लेकिन जो नीतीश जी गए थे तो जाने का कारण वो बताएंगे, अगर आ रहे हैं जैसे कि आप चैनलों पर बता रहे हैं, हम तो आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं जी। तो यानी कि मैं समझ गई, यानी बीजेपी का ये कहना है कि हम बिहार की बेहतरी के लिए और राष्ट्र की, देश की बेहतरी के लिए दल महत्वपूर्ण नहीं है,
लेकिन हम इसलिए आगे बढ़ के उनके साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि हम बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम भी कर सके। लेकिन अनंत विजय जी, अगर हम बिहार को देखते हैं तो देश की राजनीति में अहम स्थान रखता है ये राज्य। कितने आंदोलन देखे हैं इस राज्य ने, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यही बिहार है जहां से विपक्षी गठबंधन की शुरुआत की। नीतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने विपक्षी गठबंधन के लिए दलों को एकत्रित भी किया, और अब आज वही नीतीश कुमार इस बीजेपी का हाथ थामते नजर आ रहे हैं। बात कही जा रही है, अटकलें हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, लेकिन वो पाला बदलने को तैयार दिखते हैं। कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को? क्या कारण लगता है इसके पीछे अगर ऐसा होता है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी एक दिन में तो हो नहीं जाता, संकेत तो पहले से मिलने लगते हैं ना। बिल्कुल ममता जी, मैं आपके प्रश्न के उत्तर पर आऊं उसके पहले इंटरनेट मीडिया पर, या जिसको सोशल मीडिया कहते हैं लोग, उस पर एक 3-4 पंक्तियां बहुत वायरल हो रही हैं सुबह से आज, वो मैं आपके दर्शकों और आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उसमें ये कहा गया है कि नीतीश कुमार जी दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। तो इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है जी। तो मुझे ये लगता है, आपने म्यूट कर लिया है, शायद अनम्यूट कर लें। कुमार जी और बिहार की बात कर रहे होते, इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे हम लोग अभी। तो आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न के मूल में हमें जाना चाहिए, और उस प्रश्न के मूल में है कि जो सबसे बड़ा घटक दल इस INDIA गठबंधन का था कांग्रेस, उसकी प्राथमिकता में अभी गठबंधन दिख नहीं रहा है, और उसकी इसी राजनीति की वजह से, इसी प्राथमिकता में नहीं लेने की वजह से गठबंधन दल के जितने भी दल हैं वो सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप देखिए, अगर कश्मीर से उठाइए तो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो हम तीसरे मोर्चे के विकल्प पर बात कर सकते हैं। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ अपने सीटों की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आप पूरे प्रदेशों की व्याख्या करेंगे तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको दलों के बीच जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, वही फ्रस्ट्रेशन नीतीश बाबू का भी है। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि अगर उनको शुरुआती, जब सितंबर अगस्त में ये कार्यक्रम नीतीश जी ने शुरू किया था, वो सोनिया गांधी से आके मिले थे, उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश जी सेंटर स्टेज से बैक स्टेज में चले गए और लालू प्रसाद जी आगे आ गए। तो आप जो लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीति को समझते हैं, ये तय मानिए कि लालू प्रसाद अपने जीवन काल में कम से कम नीतीश जी को किसी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण भूमिका में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। इसके लिए चाहे उनको जो भी करना पड़ेगा, आप याद करिए पटना की बैठक में लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में ये कहा कि राहुल जी आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने के लिए तैयार हैं। तो आप ये कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जिसने सभी को चुनाव के पहले इकट्ठे करने का जिम्मा स्वतः अपने ऊपर लिया और सबको जोड़ने का प्रयास किया, उसके सामने कहा जा रहा है कि राहुल जी आप दुल्हा बनिए। दुल्हा मतलब नेतृत्व करिए। और हम लेकिन अनंत विजय जी, आपने जो बात कही है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का, जी एक मिनट अनंत जी, मुंबई तक में बढ़ता गया ममता जी। जी अनंत जी, आप जो बात कह रहे हैं कि आरजेडी या लालू प्रसाद यादव को लेकर आपने जो बात कही है, हालांकि सब लोगों का ये भी मानना रहा है कि ये जो नीतीश कुमार का पलटी खाना बोले या सरकार छोड़ना बोले या बीजेपी का दामन थामना बोले, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस की इनएक्टिविटी, कांग्रेस की सक्रियता में कमी होना, वो एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन आपने जिस तरीके से लालू प्रसाद की बात कही है या आपने आरजेडी के ऊपर जिस तरीके से निशाना साधा है, उसको लेकर जरूर मैं डॉक्टर मंडल के पास जाना पड़ूंगी। डॉक्टर मंडल, आप इस बात से कहां तक सहमत है कि आपको लगता है कि आरजेडी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी या लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी इस पूरे स्थिति के लिए जिम्मेदार कहलाई जा सकती हैं? जी नहीं, वो ये बात सही नहीं है। लालू जी अपने तरफ से बहुत एकोमोडेटिव हैं, रहे हैं, और पहले भी वो आदरणीय रामविलास जी को भी राज्यसभा भेजने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था, और अभी भी नीतीश जी को समर्थन दिए। मैं 2-3 बातें अभी कहना चाहूँगा कि राजनीति में और प्रदेश में भी जनता सर्वोपरि, जनता का निर्णय जो है, अभी बात हमारे पत्रकार महोदय कर रहे थे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग है
वो ट्रेंडिंग बहुत ही एक नकारात्मक पहलू दिखाता है, जो बार बार पार्टियां बदलने की बात हो रही है। तो उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में और पूरे देश में जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। उसमें कमी बेशी जो है वो लगभग उठापटक राजनीतिक रूप से चलती रहती है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि इस देश में एक मांग उठ रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव, और उस पर अगर चुनाव होगा तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का वो मुद्दा अलग है। देखिए वो मुद्दा अलग है, लेकिन आपने अभी जो बात कही, आप ही की बात से सवाल लेना चाहती हूँ। आपने अभी बात कही कि जनता साथ है, चुनाव लड़ने के लिए तो नेता भी चाहिए ना। ममता बनर्जी भी आपको कह रही है कि बंगाल से हट जाइए, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पर फिर अब बिहार में भी आपको समस्या शुरू हो गई है। और ये क्या इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी आने वाले दिनों में शायद ऐसा ये स्थिति और बिगड़ सकती है इंडी गठबंधन के लिए। देखिए एक तो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन आप कह रही हैं, तो एनडी गठबंधन उधर कहिए, उसको एनडीए कहिएगा, इसको इंडी कहिए। नहीं, दिस इज इंडिया अलायंस। दूसरी बात ये है, वो तो बात अलग है। देखो इंडिया अलायंस ही है, वो भी हमने उसे हिंदी में बोल दिया। नहीं, जी बताइए। इंडी नहीं बोला जाता है। चलिए आप बोलिए आपको जो ठीक लगता है। परहेज लगता है बहुत। और दूसरी बात ये देखिए, अभी जो स्थिति आप कह रही है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी लाख चाह कर भी कोई भी पार्टी को अपने साथ जोड़ नहीं पाई। और जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां जुड़ी है वो निश्चित तौर से बड़े पैमाने पर और बड़े स्तर पर उससे कहीं आगे पार्टियां हैं। और जब बहुत सारी पार्टियां होती हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर एक पार्टी की रहती है, और सीटों के बंटवारे को लेकर दो ही पार्टी में तालमेल करना बड़ी मुश्किल रहता है। तो आप ये मानते हैं कि काम मुश्किल है जरूर इंडी गठबंधन में सबके बीच में सहमति बनाने का, लेकिन प्रयास जारी है। चलिए वक्त थोड़ा कम है, धनंजय जी आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। धनंजय जी, अब ये तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भी पाला बदलने को तैयार दिखते हैं इस वक्त, हो सकता है कि हमको 28 को जब उनकी बैठक होगी जदयू की, तब एक बड़ा संकेत भी सामने को आ जाए। लेकिन बीजेपी, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक शुरुआत के तौर पर एक पहल सामने आई है? क्या हम ये माने कि देश के विकास को ध्यान में रखते हुए, या विपक्षी गठबंधन जिस तरीके से प्रयास कर रहा है, आपने जैसे जमीन खींचने का प्रयास हो रहा है विपक्षी गठबंधन के नीचे से, जमीन के नीचे से, उसके हिसाब से क्या हम माने कि आने वाले दिनों में ऐसे और प्रकरण भी देखने को मिल सकते हैं? दरवाजा खुलता नजर आ रहा है। ममता जी, दो बातें हैं। एक तो सूरज जी को, आदरणीय सूरज जी को पता ही नहीं है कि जो इंडिया अलायंस है उसका फुल फॉर्म क्या है। अगर पता होता तो उस पर डिबेट ही नहीं कर रहे होते। चलिए उसको नहीं छेड़ते, टाइम थोड़ा कम है। धनंजय जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए। धनंजय जी बात करी थोड़ी संक्षेप में। उसको डॉक्टर मंडल आपसे अनुरोध करती हूँ, आपने अपनी बात कही, वो भी उसको टेक्निकल फॉर्म से एक्सप्लेन करें। लेकिन चलिए आप सवाल का जवाब दें धनंजय जी, वक्त थोड़ा कम है। देखिए ममता जी, अभी तो भगदड़ शुरू हुई है। अभी तो आप देखते जाएंगी, कांग्रेस तो डूबेगी, ये सबको पता है। किसको किसको साथ लेकर, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। सभी दलों को पता है, ममता बनर्जी ने पहले भरी सभा में, भरी मीटिंग में कह दिया कि राहुल बाबा होते पारबो ना दास बाबा, और आप मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लाई। लेकिन कांग्रेस परिवार में 5 पीढ़ियों से जो सत्ता के सरबराहदारी कांग्रेस पार्टी ने रखी है, वो दूसरे को कैसे दे देती? तो ममता बनर्जी जी ने पहले से कह दिया। राहुल बाबा कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, तमाम यात्राएं उनकी फ्लॉप रही। तो जो कांग्रेस के बोए कांटे अन्य दल क्यों बांटे? तो सभी दलों को पता है कि डूबती हुई कांग्रेस में, जो कांग्रेस एक विशेष दल होता था, अब शेष हो गया। इस चुनाव के बाद उसका शेष खोजने से नहीं मिलेंगे, तो उनके साथ अपने को शेष होने के लिए कौन कौन लगाए? तो ममता जी, अभी तो भगदड़ शुरू हुई है, इसकी अभी वानगी देखते जाइए। चलिए देखना होगा। यानी आपने संकेत स्पष्ट दे दिया है कि आने वाले वक्त में ये राजनीतिक हलचल कई मोर्चों पर नजर आ सकती है। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहें न्यूज़ नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो,
रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स और फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के टोले को इनसे बचाएं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में? कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा मात्र उनके गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने तक ही सीमित नहीं है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा उत्पादन, सहयोग पर रोड मैप, रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी, उपग्रह प्रक्षेपण और टाटा द्वारा एयरबस H125 और H130 हेलीकॉप्टर का उत्पादन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन और 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाए जाने जैसे तमाम मुद्दों पर सहमति बनी है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के कर्तव्य पथ पर आयोजन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की यह यात्रा मात्र उनके गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मायने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने से लेकर क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर आपसी हित और महत्व के मुद्दे को और पुख्ता करना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी समझौता, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अरियान स्पेस के बीच उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही टाटा और एयरबस हेलीकॉप्टर के बीच H125 हेलीकॉप्टर के निर्माण की औद्योगिक साझेदारी पर भी समझौता हुआ है। इस दौरान वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। An agreement on defense space partnership, 3 an MOU between New Space India Limited (NSIL) and Ariane Space with regard to satellite launches. Partnership, industrial partnership between Tata and Airbus helicopters for production of H125 helicopters with a significant indigenous and localization component. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिले तो उन्होंने न केवल द्विपक्षीय साझेदारी में प्राथमिकता और ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों पर चर्चा की, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के सूरत हाल पर भी विमर्श किया। दोनों नेताओं ने गाजा में चल रहे संघर्ष और इससे जुड़े आतंकवाद, मानवीय नागरिक व्यवधान जैसे विभिन्न आयामों पर भी अपने दृष्टिकोण को साझा किया। इसके साथ ही लाल सागर में चल रही गतिविधियों पर भी चर्चा की। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने समुद्री क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों के लिए पैदा हुए व्यवधान को गंभीर चिंता का विषय बताया और इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। The disruptions, the potential disruption and the actual things happening in the maritime domain there, which is causing disruption to the commercial shipping, indeed is a matter of serious concern, and the both leaders focused on it. विदेश मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस के मार्सेल शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास और हैदराबाद में फ्रांसीसी ब्यूरो पूरी तरह से शुरू होने के लिए तैयार हैं। भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत सेनेगल में सौर अकादमी स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज नाइट।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद बात ज्ञानवापी की। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर से जुड़े 34 साक्ष्य सामने आने के बाद अब हिंदू पक्ष ने परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष मामले के अदालत में होने का हवाला देते हुए कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई की बात कर रहा है। इस बीच आज कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी में जुमे की नमाज पढ़ी गई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की सार्वजनिक हुई रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष का मानना है कि एएसआई सर्वे में मंदिर से जुड़े 34 साक्ष्य सामने आए हैं। ढांचे की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर की है, जिसके ऊपर दूसरा ढांचा बनाया गया। मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे का इस्तेमाल किया गया। इससे स्पष्ट है कि औरंगजेब के कालखंड में प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया और उसके मलबे पर ही मस्जिद खड़ी कर दी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर हिंदुओं को जमीन सौंपने की मांग की जा रही है। शिवलिंग तो ऑलरेडी जैसे था वैसे मौजूद है। उसके इर्द जो छत बनाई गई, हल्की सी छत, उसमें उसको दबा दिया गया, आधा ऊपर रह गया। तो उसमें किसी को दिखे ना, कुआं चारों तरफ घेर दिया गया, तो ऑटोमेटिक कुआं बन गया और उसमें पानी भर दिया पूरे एरिया में। और जो एरिया पानी भर गया तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग गए थे सर्वे में, तो इनको पानी है, इसमें तालाब है, इसमें कुछ भी नहीं, आप इसमें क्या देखेंगे। तो हम लोग को शक हुआ कि इसमें मामला कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही तालाब का पानी हटा तो उनके मुंह पर भी सुर्खियाँ आ गई और मालूम पड़ गया अब तो चोरी पकड़ी गई। साक्ष्य को जो सार्वजनिक किया है वो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जानें कि ये मंदिर है और मंदिर के साक्ष्य हैं, और कोर्ट को भी ये सबूत मिल गए हैं, इसलिए कोर्ट को कोई अब संशय नहीं है। उसको स्पष्ट रूप से हिंदुओं के पक्ष में आदेश पारित कर दे। हमारी मांग शुरू से रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा। मैं अब मुस्लिम भाइयों से निवेदन करूंगा कि काशी जब सारे सबूत आ गए हैं तो इसे आप सुपुर्द कर दें हिंदुओं को। मथुरा और काशी अभी तो पहला काशी का है, जिससे आपस में सौहार्द बने रहें। वहीं मुस्लिम पक्ष के मुताबिक मामला अदालत में है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी कमेटी लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे। You all know that this case is already before the various courts, and we are confident that the final judgment will be as per the proofs that have been and that are being given by also by the Muslim side before the courts. ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी में जुमे की नमाज पढ़ी गई। ज्ञानवापी में जुमे की नमाज से पहले पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे पद्म पुरस्कार प्राप्त अवार्डीज की, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज नाइट। The New India Assurance Company Limited, India's premier multinational general insurance company, wishes all Indians a very happy Republic Day. Get the benefits of many insurance products and services now on WhatsApp number 9833 Assurance of the leader. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं इस साल दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की। हमारे देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो यूं तो साधारण जन ही हैं, लेकिन अपने असाधारण कार्यों से वे समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं, चेतना जागृत कर रहे हैं, दूसरों का जीवन बेहतर कर रहे हैं। इन्हें किसी पुरस्कार की भी दरकार नहीं होती। निस्वार्थ भाव से वे अपने कर्म में जुटे रहते हैं और इन कर्मयोगियों को पद्म पुरस्कार देकर इन्हें पहचान दे रही है केंद्र सरकार। भारत बदल रहा है, वास्तविक गण के तंत्र की भावना को आत्मसात कर रहा है और इसकी बानगी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में एक बार पुनः स्पष्ट रूप से दिखी। इस फहरिस्त में अधिकतर वे गुमनाम नायक हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर समाज को सशक्त किया है और देश निर्माण में अनुपम योगदान देकर देशवासियों के समक्ष प्रेरणा स्रोत बने हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे जननायकों को पद्म पुरस्कारों के माध्यम से पहचान मिल रही है। ऐसे ही एक जननायक हैं ओडिशा के बरगढ़ के 85 वर्षीय भागवत प्रधान, जिन्हें सबदा लोक नृत्य को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है और उन्हें बरगढ़ के गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसी तरह जागेश्वर यादव जशपुर छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हाशिए पर पड़े बिरहोड़ पहाड़ी कोरवा लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना, जिन्होंने ऋण लेकर पैरा खिलाड़ियों के लिए द्रोण पैरालंपिक हाउस की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पीतल शिल्पकार बाबूराम यादव, जिन्होंने कई युवाओं को इस पारंपरिक कला में प्रशिक्षित किया। शिक्षाविद और अंजुमन-ए-इस्लाम के अध्यक्ष डॉक्टर जहीर काजी समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने में जुटे हुए हैं। इन नायकों ने पद्म पुरस्कार मिलने पर अपनी खुशी जताई और सरकार को धन्यवाद किया। मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारा सरकार को, कि इनके लिए इतना अच्छा चिंता किए और मेरे ऊपर भी उनकी दया दृष्टि हो रही है। मैं तो समस्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी, हमारे गोमती साय जी को और हमारे विधायक जो इनके लिए और हमारे लिए जो समाज के लिए जो काम किए बिरहोर जाति के लिए, और इससे मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बहुत ही खुशी का समय है और सबसे खुशी की बात है कि आज का दिन जो हमारा रिपब्लिक डे है और इस दिन ये सम्मान का अनाउंस किया जाना और इस सम्मान में मेरा नाम शामिल होना तो मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। सन 85 में स्टेट अवार्ड से मिला, सन 92 में नेशनल अवार्ड मिला और मेरे को शिल्प गुरु सन 14 में दिया और अब मेरे को अनाउंस किया है पद्मश्री देने का। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। इस अवार्ड ने मुझे प्रोत्साहित किया है, मुझे थोड़ा एनकरेज किया कि तुम अच्छे काम करते रहो
और देश की उन्नति के लिए मेरा ये मानना है भारतवर्ष विश्व गुरु ज़रूर बनने जा रहा है। आज नहीं तो 2-3 साल में ज़रूर बनेगा, अगर हम सब मिलके शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। ये गुमनाम नायक देश के वो नागरिक हैं जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया है। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से आज देश इनके अतुलनीय प्रयासों को सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस वर्ष पद्म पुरस्कार भारत और फ्रांस के संबंधों के लिए भी बेहद खास हैं। ऐसे समय में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं, तब फ्रांस के 4 नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। ये पहला अवसर है जब भारत 4 फ्रांसीसी नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशेष और उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेगा। पद्म पुरस्कार पाने वालों में फ्रांस के 100 वर्षीय योग गुरु शार्लोट शॉपिन, योग विशेषज्ञ एवं आयुर्वेद चिकित्सक किरण व्यास, पियर सिल्वेन फिलियोजेट और फ्रेड नेग्रिट के नाम शामिल हैं। और न्यूज़ के अंत में बात परीक्षा पे चर्चा की। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन सोमवार 29 जनवरी को होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से देश में तैयार हो रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा आओ करें मिलकर, पीएम जी कहते हैं बात करो खुलकर। ये एग्जाम वॉरियर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली के, जो संदेश दे रहे हैं कि कैसे परीक्षा को उत्सव की तरह मनाना चाहिए और परीक्षा का तनाव नहीं लेना चाहिए। ये बता रहे हैं कि सभी छात्र मिलकर परीक्षा पे चर्चा में शामिल हों और परीक्षा के बारे में खुलकर बातें करें। आज ही से कर ली मैंने ये बात मेंशन, मैं कर सकता हूँ नए इन्वेंशन। कुछ इसी तरह का संदेश दे रहे हैं भीमताल उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, जो बता रहे हैं कि परीक्षा से डरे नहीं और इसे त्योहार की तरह हंसी खुशी के साथ मनाएं। स्कूली छात्रों की ये प्रस्तुति दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रति देश भर में कितना उत्साह है। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की वजह से परीक्षा को लेकर उनका नजरिया बदला है और अब वो बिना किसी तनाव और डर के परीक्षा में शामिल होते हैं। यह हम विद्यार्थियों के तनाव को ही दूर नहीं करता, यह हमें सफलता के मार्ग तक अथवा शिखर तक भी पहुंचाता है। यह हम सभी विद्यार्थियों की साझा समस्याओं से अवगत कराता है। इस कार्यक्रम से हमें अपनी समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है, दूसरे विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए सुझाए गए दिशा निर्देश का भी हमें फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री जी जब बात करेंगे तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इस हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा कि किस तरीके से हम हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और हमारा टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत से सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। हम लोगों के फैमिली प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, सारे फ्रेंड्स वगैरह का भी प्रेशर रहता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड इतना है, उसकी मार्किंग इतनी चल रही है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है उसको। तो अभी जैसे पीएम हमारे खुद हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, मतलब तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो हाँ, बहुत कुछ मोटिवेशन मिल रहा है उनसे। मनोचिकित्सकों के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से छात्रों को काफी फायदा हुआ है और ये उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा है। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल